मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी का यौम पैदाइश है और हमारा मुल्क उनकी याद में इसे कौमी यौम खेल की शक्ल में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस वक्त मेजर ध्यानचंद जी की रूह जहां भी होगी बहुत ही मसरत महसूस कर रही होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। और 4 दहाई बाद, तकरीबन 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही तमगे क्यों ना मिल जाएं, लेकिन जब तक हॉकी में मेडल नहीं मिलता, भारत का कोई भी शहरी फतेह का मजा नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी को तमगा मिला, 4 दहाइयों के बाद मिला। आप तसव्वुर कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी रूह पर, वो जहां होंगे वहां कितनी खुशी होती होगी। और ध्यानचंद जी की पूरी जिंदगी खेल के लिए वक्फ थी, और इसलिए आज जब हमें मुल्क के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल की तई जो रग़बत नज़र आ रही है, वालिदैन को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो रग़बत नज़र आ रही है ना, मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ा खिराज अक़ीदत है। साथियों, जब खेल कूद की बात होती है ना, तो फितरी है हमारे सामने पूरी नौजवान नस्ल नज़र आती है। और जब नौजवान नस्ल की तरफ गौर से देखते हैं, कितनी बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। नौजवान का मन बदल चुका है और आज का नौजवान मन घिसे पिटे पुराने तौर तरीक़ों से कुछ नया करना चाहता है। आज का नौजवान मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पर कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नई, अहदाफ भी नए, राह भी नई और चाह भी नई। अरे एक बार मन में ठान लेता है ना, नौजवान जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं अभी कुछ वक्त पहले ही हिंदुस्तान ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया है, और देखते ही देखते नौजवान नस्ल ने इस मौके को पकड़ लिया और इसका फ़ायदा उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे नौजवानों ने, हमारे तालिब इल्मों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी तरह आज जहाँ भी देखो, किसी भी ख़ानदान में जाओ, कितना ही खुशहाल ख़ानदान हो, पढ़े लिखे ख़ानदान हो, लेकिन अगर ख़ानदान में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपनी ख़ानदानी रिवायत से हटकर कहता है, मैं तो स्टार्टअप करूँगा, स्टार्टअप्स में चला जाऊँगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का फ़रोग़ हो रहा है और मैं उसमें रोशन मुस्तक़बिल के इम्कानात देख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुल्क में खिलौनों की बात हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे नौजवानों के ध्यान में ये मौजू आया, तो उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए तजर्बे कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौनों का बहुत बड़ा मार्केट है, 6-7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज हिंदुस्तान का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौनों का तनव्वुर क्या है, खिलौनों में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक खिलौने कैसे हों, आज हमारे मुल्क का नौजवान उस तरफ तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। साथियों, एक बात और जो मन को खुशियों से भर देती है और एतमाद को और मुस्तहकम भी करती है, और वो क्या है? कभी आपने मार्क किया है, आम तौर पर हमारे यहाँ आदत बन चुकी थी, होती है चलो यार चलता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे मुल्क का नौजवान अब बेहतरीन की तरफ अपने आप को मरकूज़ कर रहा है, सबसे बेहतर करना चाहता है, सबसे बेहतरीन अंदाज में करना चाहता है। ये भी मुल्क की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। साथियों, इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा तासुर पैदा किया है। ओलंपिक के खेल मुकम्मल हुए, अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहा है। मुल्क को हमारे इस खेल के शोबे में जो कुछ भी हुआ, दुनिया के मुकाबले में भले कम होगा, लेकिन एतमाद भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज नौजवान सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख रहा है, लेकिन वो उससे वाबस्ता इम्कानात की तरफ भी देख रहा है।
उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसकी सलाहियत को समझ रहा है और किसी न किसी शक्ल में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीज़ों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। और मेरे हमवतनों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर खानदान में खेल की बातचीत शुरू हुई है, आप ही बताइए मुझे, क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए, रुकने देना चाहिए? जी नहीं, आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे। अब मुल्क में खेल, खेल कूद, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को ख़ानदानी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में मुस्तकिल बनाना है, तवानाई से भर देना है, लगातार नई तवानाई से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास, सबकी कोशिश से ही हिंदुस्तान खेलों में बुलंदी हासिल कर सकेगा, जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। बरसों बाद मुल्क में ऐसा दौर आया है कि खेलों के तई खानदान हो, समाज हो, रियासत हो, मुल्क हो, एक मन से सब लोग जुड़ रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में महारत भी हासिल करनी चाहिए। गांव-गांव खेलों के मुसाबके लगातार होते रहने चाहिए। मुसाबके में से ही खेल की वुसअत होती है, खेल का फ़रोग़ होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए हम सब अहले वतन इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना ताउन हम कर सकते हैं, सबका प्रयास इस उसूल से शर्मिंदा ताबीर करके दिखाएं। मेरे प्यारे हमवतनों, कल जन्माष्टमी का अजीम त्यौहार भी है। जन्माष्टमी का ये त्यौहार यानी भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश का त्यौहार। हम भगवान की तमाम शक्लों से मुतारिफ हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के अजीम शक्ल इख्तियार करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर सशस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक। फन हो, खूबसूरती हो, नगमगी हो, कहाँ कहाँ कृष्ण हैं। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जन्माष्टमी से कुछ दिन कबल मैं एक ऐसे दिलचस्प तजर्बे से गुजरा हूँ, तो मेरा मन करता है ये बातें मैं आपसे करूँ। आपको याद होगा, इस महीने की 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का इफ्तिताह किया गया है। सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही भाल का तीरथ है। ये भाल का तीरथ वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ज़मीन पर अपने आखिरी लम्हात गुजारे थे। एक तरह से इस लोक की उनकी लीलाओं का वहाँ इख्तिताम हुआ था। सोमनाथ ट्रस्ट के ज़रिए उस सारे इलाके में तरक्की के बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं भाल का तीरथ और वहाँ हो रहे कामों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नज़र एक खूबसूरत से आर्ट बुक पर पड़ी। ये किताब मेरी रिहाइशगाह के बाहर कोई मेरे लिए छोड़ कर गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण की मुताद्दिद शक्लें, मुताद्दिद शानदार तस्वीरें थीं, बड़ी दिलकश तस्वीरें थीं और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें थीं। मैंने किताब के सफ़ात पलटना शुरू किया तो मेरा तजस्सुस ज़रा और बढ़ गया। जब मैंने इस किताब और उन सारी तस्वीर को देखा और उस पर मेरे लिए एक पैगाम लिखा, और तो जो वो पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि मैं उनसे मिलूं, जो किताब मेरे घर के बाहर छोड़कर चले गए हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो मेरे ऑफिस ने उनके साथ राब्ता किया। दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरा तजस्सुस इतना था, आर्ट बुक को देख करके, श्री कृष्ण की अलग अलग शक्लों को देख करके, इसी तजस्सुस में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वो अमेरिकन हैं, पैदाइश अमेरिका में हुई, परवरिश व पर्दाख्त अमेरिका में हुई। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, भक्ति आर्ट्स में वो माहिर हैं। आप जानते हैं, अभी 2 दिन बाद ही 1 सितंबर को इस्कॉन के बानी श्रील प्रभुपाद स्वामी जी का 125वां यौम पैदाइश है। जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आई थीं। मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनकी पैदाइश अमेरिका में हुई, जो हिंदुस्तानी एहसासात से इतनी दूर रहीं, वो आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की इतनी दिलकश तस्वीर बना लेती हैं। मेरी उनसे लंबी बात हुई थी, लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। Jadurani ji, Hare Krishna. I have read
a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, Bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries a flute, how all of his senses can act for any other sense. And Srimad Bhagavatam, Baraha Bitang Natavaravapum Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadurani ji. Hare Krishna. साथियों, दुनिया के लोग जब आज हिंदुस्तानी फिक्र और फलसफे के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन अजीम रिवायत को आगे लेकर जाएं। जो फ़ानी है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो लाफ़ानी है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने त्यौहार मनाएं, उसकी इल्मियत को समझें, उसके पिना मानी को समझें। इतना ही नहीं, हर त्यौहार में कोई ना कोई पैगाम है, कोई ना कोई अखलाकियात है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली नस्लों के लिए विरासत की शक्ल में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी अहले वतन को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, इस कोरोना के दौर में सफाई सुथराई के सिलसिले में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थीं, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी। मुझे भी लगता है कि सफाई सुथराई की मुहिम को हमें ज़र्रा बराबर भी ओझल नहीं होने देना है। मुल्क की तामीर के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसकी मिसालें हमें तरगीब भी देती हैं और कुछ करने के लिए एक नई तवानाई भर देती हैं, नया अज़्म भर देती हैं, हमारे अज़्म में रूह फूंक देती हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत मुहिम की बात आती है तो इंदौर का नाम ही आता है, क्योंकि इंदौर ने सफाई सुथराई के सिलसिले में अपनी ख़ास पहचान बनाई है और इंदौर के शहरी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। हमारा ये इंदौर कई बरसों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत की इस रैंकिंग से मुतमईन होकर बैठना नहीं चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, वो नए वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बगैर ट्रीटमेंट के
कोई भी सीवेज किसी अवामी आबी जखीरे में नहीं डाला जाता। यहाँ के शहरियों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सिविल लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता मुहिम भी चलाई है और इस वजह से सरस्वती और कान्ह नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफ़ी कम हुआ है और बेहतरी नज़र आ रही है। आज जब हमारा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत मुहिम के अहद को हमें कभी भी सुस्त नहीं पड़ने देना है। हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतनी ही सफाई सुथराई भी बढ़ेगी, हमारी नदियाँ भी साफ होंगी और पानी बचाने की इंसानी जिम्मेदारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक मिसाल बिहार के मधुबनी से आई है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और वहाँ के मकामी ज़रई साइंस मरकज़ ने मिलकर एक अच्छी कोशिश की है। इसका फ़ायदा किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत मुहिम को भी नई ताकत मिल रही है। यूनिवर्सिटी की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गाँव में आलूदगी को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और घरों से निकलने वाला दीगर कचरा जमा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से जमा होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम भी किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 फायदे तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को आलूदगी से पाक, दूसरा गांव को गंदगी से पाक, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को नामियाती खाद। आप सोचिए, इस तरह की कोशिशें हमारे गांवों की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। यही तो खुद कफीली का मौजू है। मैं मुल्क की हर एक पंचायत से कहूँगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहाँ ज़रूर कुछ सोचें। और साथियों, जब हम एक हदफ लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजों का मिलना यकीनी होता है। अब देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांजीरंगाल पंचायत। देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहाँ पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ ग्राम पंचायत ने मकामी लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा जमा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को जरासीम कुश की शक्ल में बेच भी दिया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की सलाहियत यौमिया 2 टन कचरे के निपटारे की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी ज़रूरतों में इस्तेमाल हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा तरक्की के दीगर कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी अहले वतन को कुछ करने की तरगीब देती है कि नहीं देती है? कमाल ही किया है ना उन्होंने। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात अब भारत की सरहदों तक महदूद नहीं रही है। दुनिया के अलग अलग गोशे में भी मन की बात होती है और बैरून मुल्क रहने वाले हमारे हिंदुस्तानी बिरादरी के लोग हैं, वो भी मुझे बहुत सी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। और मुझे भी कभी कभी मन की बात में बैरून ममालिक में जो अनोखे प्रोग्राम चलते हैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM। एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM। रेडियो यूनिटी 90
साथियों, जबान तो आप समझ गए होंगे। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही हैं वो हैं आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकीज के ग्रुप की एक मेंबर हैं। उनके और भी साथी हैं जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस वक्त संस्कृत जबान का एहतराम बढ़ाने में मसरूफ हैं। और आपको मालूम है ना, ये केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू, हमारे मुल्क का इफ्तिखार स्टेचू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जॉकी हैं जो एक साथ कई किरदार अदा करते हैं। ये गाइड की शक्ल में भी अपनी खिदमत देते हैं और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM उसकी नशरियात का काम भी अंजाम देते हैं। ये आरजेज अपने सामीन से संस्कृत ज़बान में भी बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी फराहम कराते हैं। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वच्या, एकतामूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। यानी हमारी संस्कृत ज़बान दिलकश भी है, आसान भी है। संस्कृत अपने अफकार, अपने अदब के तवस्सुस से ये इल्म, साइंस और कौम के इत्तेहाद की भी पर्दाख्त करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत अदब में इंसानियत और इल्म का ऐसा ही इल्हामी फ़लसफ़ा है जो किसी को भी राग़िब कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो बैरून ममालिक में संस्कृत पढ़ाने का हौसला बख्श काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जनाब रटगर कोर्डेन हार्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत की जाने माने आलिम और उस्ताद हैं और वहाँ के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ मशरिक़ में भारत और थाईलैंड के बीच सकाफती रिश्तों की मजबूती में संस्कृत ज़बान का भी एक अहम किरदार है। डॉक्टर चिरापत परपंडो विद्या और डॉक्टर कुसुमारक्षमणी, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत ज़बान की नशर व इशाअत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत ज़बान में तक़ाबली अदब की तख्लीक भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं जनाब बोरिस जाखरिन, रशिया में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई रिसर्च पेपर और किताबें शाये की हैं। उन्होंने कई किताबों का संस्कृत से रूसी ज़बान में तर्जुमा भी किया है। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन अहम इदारों में से एक है जहां तलबा को संस्कृत ज़बान पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत ड्रामा और संस्कृत डे जैसे प्रोग्रामों का भी इनेकाद करते हैं। साथियों, हाल के दिनों में जो कोशिशें हुई हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई बेदारी आई है। अब वक्त है कि इस सिमत में हम अपनी कोशिश और बढ़ाएं। हमारी विरासत को संवारना, उसको संभालना, नई नस्ल को देना, ये हम सब का फ़र्ज़ है और आने वाली नस्लों का उस पर ज़्यादा हक भी है। अब वक्त है इन कामों के लिए भी सबकी कोशिश ज़्यादा बढ़े। साथियों, अगर आप इस तरह की कोशिश में मसरूफ़ ऐसे किसी भी शख्स को जानते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, तो बराए मेहरबानी #सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ सोशल मीडिया पर उनसे मुतालिक जानकारी ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे हमवतनों, अगले कुछ दिनों में ही विश्वकर्मा जयंती भी आने वाली है। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ दुनिया की तख्लीकी सलाहियत की अलामत माना गया है। जो भी अपनी सलाहियत से किसी शय की तामीर करता है, तख्लीक करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा का इंकशाफ है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हज़ारों सालों से स्किल और स्केल पर जोर दिया है। उन्होंने स्किल को, हुनर को, महारत को एतक़ाद से जोड़कर हमारे फ़लसफ़ा हयात का हिस्सा बना दिया है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को वक्फ किए हैं। कायनात की जितनी बड़ी तख्लीक़ात हैं, जो भी नए और बड़े काम हुए हैं, हमारे शास्त्रों में उनका सेहरा भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। ये एक तरह से इस बात की अलामत है कि दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के ज़रिए ही होता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती और पूजा के पीछे यही फ़िक्र है और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, विश्वम कृत संकर्म व्यापारो यशस्य विश्वकर्मा, यानी जो तख्लीक और तामीर से मुतालिक सभी काम करता है वो विश्वकर्मा है। हमारे शास्त्रों की नज़र में
हमारे आसपास तामीर और तख्लीक में मसरूफ़ जितने भी स्किल्ड हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत हैं। उनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिए, आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए और आपको कोई इलेक्ट्रीशियन न मिले तो क्या होगा? आपके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बेशुमार स्किल्ड लोगों की वजह से चलती है। आप अपने आसपास देखिए, लोहे का काम करने वाले हों, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हों, लकड़ी का सामान बनाने वाले हों, बिजली का काम करने वाले हों, घरों में पेंट करने वाले हों, सफाई अहलकार हों या फिर मोबाइल लैपटॉप का रिपेयर करने वाले, ये सभी साथी अपनी स्किल की वजह से ही जाने जाते हैं। जदीद शक्ल में ये भी विश्वकर्मा ही हैं। लेकिन साथियों, इसका एक और पहलू भी है और वो कभी कभी याद दहानी भी कराता है। जिस मुल्क में जहाँ की सकाफत में, रिवायत में, फ़िक्र में हुनर को, स्किल मैन पावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो, वहाँ हालात कैसे बदल गए। एक वक्त हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, कौमी ज़िंदगी पर महारत का बहुत बड़ा असर रहता था। लेकिन ग़ुलामी के तवील दौर में हुनर को इस तरह का एजाज़ देने वाला जज्बा आहिस्ता आहिस्ता भूला बिसरा हो गया। सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर पर मबनी कामों को छोटा समझा जाने लगा। और अब आज देखिए, पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा हुनर यानी स्किल पर ही जोर दे रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ रसूमात से ही पूरी नहीं हुई। हमें हुनर को इज्जत देनी होगी, हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी, हुनरमंद होने का फ़ख्र होना चाहिए। जब हम कुछ ना कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा तख्लीक करें जिससे समाज का फ़ायदा हो, लोगों की ज़िंदगी आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा बराबर होगी। आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए मौक़े की कमी नहीं है। तरक्की के कितने सारे रास्ते आज स्किल से तैयार हो रहे हैं। तो आइए इस बार हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर एतक़ाद के साथ साथ उनके पैगाम को भी अपनाने का अहद करें। हमारी पूजा का जज्बा यही होना चाहिए कि हम स्किल की अहमियत को समझेंगे और स्किल्ड लोगों को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उन्हें पूरी इज्जत भी देंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, ये वक्त आज़ादी के 75वें साल का है। इस साल तो हमें हर दिन नए अहद लेने हैं, नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बढ़ाना है। हमारा हिंदुस्तान जब आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हमारे अहद ही उसकी कामयाबी की बुनियाद में नजर आएंगे। इसलिए हमें ये मौका जाने नहीं देना है। हमें इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन देना है। और इन कोशिशों के दरमियान हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। मुल्क में 62 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात रखना है, मोहतात रहना है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचें, तो उसमें मुझे भी ज़रूर शामिल करिएगा। मुझे आपके खुतूत और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर ढेरों मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।